बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या चीज़ होती है। सपोज़ करें कि ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। अब यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे तो उस सूरत में हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हो। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो या उसे हम डी ई टी ऑफ ए लिखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसको बार में डाल देते हैं। ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं हम ये डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की है ओवर द ईयर्स। वो ये है कि ये जो दो लाइनें होती हैं ये एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है जब हम सेट ऑफ रियल नंबर पर इसको डिफ़ाइन करते हैं, वहाँ पर इसको ज़्यादातर मॉड पढ़ा जाता है, मॉड ऑफ ए। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर जब हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं या हम कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी यही वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है बहुत से लोगों की तरफ से, मॉड ऑफ ए। तो इसके लिए आप ये ख्याल रखें कि जब आप मॉडुलस फंक्शन यूज़ कर रहे हों तब उसको आप मॉड ऑफ ए ज़रूर कहें, लेकिन जब आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, या फिर आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो उसे आप मॉड ना पढ़ें बल्कि उसको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड या डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी जो भी आप कहते हैं वो कहा करें। क्योंकि डिटरमिनेंट और चीज़ है, मॉड और चीज़ है। मॉड जो फंक्शन है वो ये है कि अगर मैं माइनस ए का मॉड लूँगा तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो ये इसको पॉजिटिव कर देता है, जबकि जो डिटरमिनेंट है ये डिटरमिनेंट मेरे पास एक फंक्शन है सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस से सेट ऑफ रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर पर डिपेंड ये करता है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास रियल मैट्रिक्स है या कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। रियल और कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के हवाले से पिछले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है और रियल मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो आपने ये अपने जहन में रखनी है कि हमारे पास मैट्रिक्स, ये जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, ये बल्कि ए नहीं होगा, यहाँ पर ये जो ए है इसकी जगह हम ये वाला बार डालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो दिस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस टू सेट ऑफ रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है। तो सिंपल जी बात जो है वो ये है कि हमें जो सिखाया जाता है 9th क्लास में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, या शायद फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा और फिर आपने लीनियर अलजेब्रा में BS किया है या MSc की हुई है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो हम आते हैं 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट की तरफ। आपको पता है कैसे निकालते हैं कि हम जो है वो क्रॉस डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट निकल आता है। लेकिन एक्चुअली डिटरमिनेंट आता कैसे है, इसके लिए हमें माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अब माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है इसको हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ है आपके पास माइनर। माइनर हम मैट्रिक्स के किसी एक एलिमेंट का निकालते हैं।
आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं A11, A12 अप टू सो ऑन A1n। इसी तरीके से हमारे पास इसकी एंट्रीज कॉलम्स में नीचे चले जाएं, A21, A22 अप टू सो ऑन A2n और आखिरी रो में रो लिख लेता हूँ AN1, AN2 एंड अप टू सो ऑन ANN। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का। अब इसके हर एक एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है और वो माइनर क्या होता है। इसके माइनर से क्या मुराद है? इसका जो माइनर है वो, मिसाल के तौर पर मैं A12 का माइनर निकालना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल ये करना है कि ये A12 एक्चुअली आपको एड्रेस बता रहा है इस एलिमेंट का कि वो पहली रो में और दूसरे कॉलम में है। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम डिलीट कर देंगे, बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो बन जाएगा माइनर। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन चेक कर सकते हैं। उसने कहा है कि द माइनर ऑफ द एलिमेंट से आई जे डिनोटेड बाय एम आई जे इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड द jth कॉलम। जैसे मैंने 1 2 का निकाला तो मैं पहली रो दूसरा कॉलम डिलीट कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ किसी एलिमेंट फॉर एग्जांपल A35 का माइनर निकालना है तो मैं थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम को डिलीट कर दूंगा, बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जो वो डिटरमिनेंट होगा वो हमारे पास उसका माइनर होगा। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर में सिंपल सी बात है कि हम -1 की पावर ले लेते हैं i प्लस जे और उसके साथ माइनर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट इवन आई जे यानी जिस रो और जिस कॉलम में है उनको ऐड करने से अगर इवन नंबर आता हो तो वो माइनर के बराबर हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर आता हो तो वो माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर मैं a अगर 1 2 निकालना चाहूँ तो चूंकि 1 + 2 जो है वो मेरे पास 3 है, इसका मतलब है इसका जो कोफैक्टर है वो इसके माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा। C12 किसके बराबर है? -M12 के। जबकि मैं अगर बिलफर्ज C33 निकालना चाहता हूं, C और A33 का मैं अगर कोफैक्टर निकालना चाहता हूं यानी C33, तो C33 मेरे पास M33 के बराबर होगा। उसकी वजह क्या है कि 3 + 3 6 -1 की पावर 6 1 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपके पास माइनर का और कोफैक्टर का। अब माइनर और कोफैक्टर को यूज करते हुए यानी कोफैक्टर को यूज करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? The determinant of the square matrix can be expanded along any row or any column. ये जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में मेरे पास कौन से एलिमेंट आते हैं? मेरे पास आता है 1 1, A12, A13 एंड अप टू सो ऑन A1n। तो मैंने क्या करना है? C11 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस C12 को प्लस C13 को ऐड करते जाएंगे, C1n ऐड करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे पास डिटरमिनेंट होगा मैट्रिक्स का। अब बिलफर्ज
मेरे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स है, मेरे पास क्या है, एक 4x4 का मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, और उसकी एंट्रीज में लिख देता हूँ A11, A12, A13, A14। इसी तरीके से A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44। अब आपके पास ये 16 एलिमेंट्स बन रहे हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक का हम माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर बिलफर्ज किसी एक कॉलम या रो को एक्सपेंड करें इस फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका डिटरमिनेंट है। मिसाल के तौर पर मैं ये वाली रो ले लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ए का डिटरमिनेंट आएगा वो क्या बनेगा, वो मेरे पास आएगा A31, A31 और C31। कोफैक्टर को हम यहाँ C31 से लिखेंगे। बाज़ औक़ात यहाँ पर कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाता है बहुत सारी बुक्स में। प्लस A32, C32 प्लस A33, C33 प्लस A34, C34। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका कोफैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं सपोज करें कि ये जो कॉलम है इससे कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, A13, C13 प्लस A23, C23। इन चार एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालूंगा, इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। लेकिन मोस्टली हमें जो चीज़ बताई जाती है वो 3x3 का जो एक मैट्रिक्स होता है उसके हवाले से बताई जाती है। मतलब मेरे पास A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब मोस्टली जब हमें डिटरमिनेंट बताया जाता है तो वो डिटरमिनेंट हमें कैसे बताया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा या पढ़ाते भी होंगे स्टूडेंट्स को। तो वो हमें कॉमनली ये कहा जाता है कि हम क्या करते हैं, A11 निकालते हैं, बच्चों को हम कहते हैं कि जी पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के बाकी का डिटरमिनेंट ले लें, A22, A23, A32 एंड A33। फिर हम कहते हैं कि माइनस सेकंड एलिमेंट और ये रोज़ और ये छोड़कर ये डिटरमिनेंट लिख लेंगे, प्लस फिर हम क्या करते हैं A13 और इस रो और इस कॉलम को छोड़कर ये बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट को हमने क्या बताया होता है कि पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो क्या है, वो ये है कि आपके पास ये वाली जो चीज़ है, ये वाली या ये वाली जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली हमारे पास माइनर है। ये क्या है, माइनर है। ये मेरे पास M11 है, ये मेरे पास M12 है और ये जो डिटरमिनेंट आएगा ये मेरे पास M13 आएगा। अब यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि हम इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास M11 आया था, तो ये M11 बराबर था किसके, C11 के। लेकिन ये वाला जो M12 है वो माइनस, ये यहाँ जो C12 है वो माइनस M12 के बराबर आया, क्योंकि 1 + 2 जो है वो 3 होता है और -1 की पावर 3 -1 है, इसलिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, माइनस। जबकि मैट्रिक के स्टूडेंट को जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करवाते हैं तो उन्हें आप क्या कहते हैं कि पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस। लेकिन यही काम अगर हम सेकंड रो से एक्सपेंड करें इसको, तो फिर सेकंड रो में एक्सपेंड करने से पहले के साथ माइनस आएगा, दूसरे के साथ प्लस आएगा और तीसरे के साथ माइनस आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 ऑड नंबर है और 2 + 1 3 जो है वो ऑड नंबर है। इसी तरीके से 2 + 3 जो
ये भी ऑड नंबर बन जाता है। कौन सा? ये वाला और ये वाला। तो अगर हम इसी की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें सेकंड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले के साथ माइनस, यानी माइनस यहाँ पर आ जाएगा a21, यहाँ प्लस a22 और फिर माइनस a23। और ये वाले जो डिटरमिनेंट हैं वो क्या आएंगे? ये यानी पहले हम ये करेंगे कि इन दोनों को काटेंगे, फिर इस वाले रो को काटेंगे, फिर इस वाली रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। बाकी ज़ाहिर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। तो ये असल में कंसेप्ट था आपका डिटरमिनेंट का, कि डिटरमिनेंट एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं। उसके बाद है इसका प्रूफ, डेफिनेटली हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको, यानी इसमें सवाल यह है कि पीएससी में क्या आ सकता है। पीएससी में जो क्वेश्चन हैं वो शायद इस लेवल के क्वेश्चन आपको ना आए, लेकिन ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपको वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दें, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो और कहा जाए कि इसका डिटरमिनेंट क्या है। तो आपको एक तो बात ये याद रखनी है कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात अगर आपको 4x4 का एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस तरह का, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, ठीक है, और वो 4x4 का मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल 1 -1 3 2 0 1 0 0 2 3 1 4 -1 2 -1 एंड 3। अब मुझे ये बताएंगे कि इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट हम निकालें फर्स्ट रो से, तो ज़ाहिर बात हमें फिर सब के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, जो कि लंबा प्रोसेस है। तो इसका आसान सा तरीकाकार क्या है कि हम इसकी जिस रो में या जिस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो हों हम वो चूज़ करें, उससे इसको एक्सपेंड करें। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन क्या है A22, तो मेरे पास ये आ जाएगा A22 और C22। तो C22 क्या है, इसका मतलब हम ये वाली रो कॉलम डिलीट कर देंगे, बाकी मेरे पास बचेगा 1 3 2 2 1 4 -1 -1 3। इसका डिटरमिनेंट निकालना ज़्यादा आसान है। अब सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर इन तीनों में से किसी और, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 2 0 आ रहे हैं सपोज। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो मेरे पास बनेगा A22 और उसके साथ चूँकि C22 M22 के बराबर है, तो मेरे पास यहाँ क्या बनेगा 1 3 2 और 2 1 4 और 0 -1 एंड 0। अब यहाँ पर आप देखें कि तीसरी जो हमारे पास रो है इसमें 2 0 आ रहे हैं। अब अगर चूँकि हमें ज़रा अगेन इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो जब इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है तो फिर क्या होगा कि हमें अब अगर इसको हम रो 3 से एक्सपेंड करें तो ये बिल्कुल रिड्यूस होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये माइनर रोको फैक्टर का आपको फ़ायदा ये है कि वो जो हमें एक बात बताई गई थी कि इसकी सिर्फ पहली रो से हमें डिटरमिनेंट निकालना सिखाया गया था, तो वो 2x2 तक तो ठीक है, 3x3 तक भी ठीक है, लेकिन जब आप 4x4 के मैट्रिक्स या 5x5 या इससे हायर मैट्रिक्स में जाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, अपनी आसानी के लिए वो रो या कॉलम चूज़ करना है जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं। तो ये इसका सिंपल सा डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है। अब ये आपको काम कहाँ आएगा, ये आपको काम आएगा जब आप लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, स्पैनिंग सेट्स, बेसिस वगैरह, वहाँ जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी तो डेफिनेटली हमने उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट की ये ट्रिक्स अगर आपको आती होंगी वहाँ पर, तो आप फ़ौरन से बता देंगे कि जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं, वो स्पेन करते हैं, वो बेसिस बनाते हैं, नहीं बनाते, उनकी डायमेंशन क्या है, सो एंड सो। तो उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट है। पहली बात है कि इफ टू रोज ऑफ द मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड द डिटरमिनेंट चेंज साइन। अब मैट्रिसेस में हम क्या कर रहे थे कि मैट्रिक्स की अगर हम 2 रोज को तब्दील कर रहे थे तो मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था,
वो दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स थे। लेकिन अगर हम यहाँ मैट्रिक्स की दो रोज को इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट लें, यानी मेरे पास एक मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था, दूसरा मैट्रिक्स मैंने बना दिया जिसकी मैंने एक रो और एक कॉलम, एक रोज को आपस में चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं पहली रो को तीसरी पे ले गया, तीसरी को पहली पे ले आया। तो अब क्या हुआ, अब आप देखें कि को फैक्टर की जब आप बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है जो पोजीशन पॉजिटिव पे थी वो नेगेटिव पे चलेगी, जो नेगेटिव पे थी वो पॉजिटिव पे आ गई। तो इसका मतलब है वो माइनस टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा कि इंटरचेंजिंग रो चेंज ओरिएंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको अभी बताता हूँ एक्चुअली कि ज्योमेट्रिकली डिटरमिनेंट क्या होता है, वहाँ से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद अगर दो रोज आइडेंटिकल हों, दो रोज आइडेंटिकल हों तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई एक पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो जाए तो तब भी क्या होगा, डिटरमिनेंट ज़ीरो। उसके बाद इफ वन रो इज मल्टीप्लाइड ऑफ अनदर डिटरमिनेंट इज ज़ीरो। अगर हमारे पास एक रो दूसरे का मल्टीपल हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ एक रो है 1 2 -1 4, ठीक है, और नीचे मेरे पास यहाँ पर दूसरी तीसरी या चौथी, फॉर एग्जांपल चौथी मेरे पास आ रही है, वो आ रही है 4 8 -4 एंड 16। अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो रो 4 है, बीच में ज़रा दो रोज़ होंगी, तो रो 4 जो है वो मेरे पास 4 टाइम रो 1 है। तो अब क्या होगा, अब जब मैं इस पर ऑपरेशन लगाऊंगा तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो क्या होगा, एक रो सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस सूरत में हमारे पास डिटरमिनेंट ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स की दो रोज आइडेंटिकल हों, एक दूसरे की मल्टीपल हों, या कोई एक रो ज़ीरो हो, तो दोनों तीनों सूरतों में हमारे पास डिटरमिनेंट का जो और मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लें या उनके अलग अलग डिटरमिनेंट लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई करने, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अच्छा, ये किस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है कि आपको दो मैट्रिक्स दिए हों, उनका डिटरमिनेंट दिया हुआ हो कि लेट ए एंड बी द 4x4 मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज दिस एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज दिस। कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ए कह देते हैं कि ए का डिटरमिनेंट जो है वो 2 है, तो बी का डिटरमिनेंट 6 है, तो ए बी के डिटरमिनेंट क्या होगा। अब जाहिर बात है 4x4 के दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद फिर उनका डिटरमिनेंट निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे कि हम सिर्फ उनके डिटरमिनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर अगर उसका डिटरमिनेंट क्या हो, ज़ीरो, और अगर उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं होगा उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, यानी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स निकालते कैसे हैं, और ज़ाहिर इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का तो आप एडजॉइंट निकाल लेते थे, हम कहते थे कि दो की नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दें और दो को आपस में चेंज कर दें, और दो की पोजीशन चेंज कर दें, दो के साइन चेंज कर दें। मसलन ए मेरे पास जो है वो एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 और 3, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सिंपल सी कहानी बताई जाती थी कि हम 3 1 को आपस में रिप्लेस कर देंगे और जो ये -1 और 2 था तो इनके साइन चेंज कर देंगे। तो चूँकि यहाँ -1 था तो मैं +1 कर देता हूँ, यहाँ 2 था तो -2 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। लेकिन जब 3x3 का मैट्रिक्स होगा या 4x4 का मैट्रिक्स होगा या 5x5 का मैट्रिक्स होगा तब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे यानी हम सबसे पहले निकालेंगे C11 C12 C13 एंड अप टू सो ऑन, 3x3 का ही मैट्रिक्स रख लेते हैं। उसके बाद C32C और C21 C22 C23, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा C31 C32 एंड C33। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी A11 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर, A13 का कोफैक्टर, जो भी हमने फार्मूला पढ़ा। उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रोज़ को कॉलम, कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो इसका एडजॉइंट होगा। तो एक इन्वर्स क्या होता है, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए,
यानी हमारे पास मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट के रेसिप्रोकल से यानी 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसको हम कहते हैं इनवर्स। उसके बाद क्रैमर रूल है सिस्टम ऑफ लीनियर को इक्वेशंस को सॉल्व करने का। उसमें आप देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बनती हैं वो क्या बनती हैं, यूँ ऐसे हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर हम वो वेरिएबल का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, यहाँ इस साइड पे हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स बी आ जाता है। ठीक है, Ax इक्वल टू बी। अब यहाँ जो मैट्रिक्स है इसको मैं कह रहा हूँ ए, और A1 मैट्रिक्स कौन सा होगा, A1 मैट्रिक्स का मतलब है कि इसकी जो पहली रो होगी उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, वो A1 आ जाएगा। A2 क्या होगा, हम इसकी जो सेकंड रो होगी उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। A3 क्या होगा, इसकी जो थर्ड रो होगी उसको हम इस वाले जो रो है इस रो से इस कॉलम से क्या कर लेंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। उनका जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पर अगर मेरे पास n वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 x4 जो भी आ रहे हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल हमने इसके डिटरमिनेंट को, ये जो हम रो कॉलम्स चेंज करके डिटरमिनेंट निकाल लें, यानी इसका डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट, इसी तरीके से हमारे पास A3 का डिटरमिनेंट, सपोज करें हमारे पास 3 ही वेरिएबल थे, तो हम सिंपल इसको इस पे डिवाइड करेंगे, यानी इसके डिटरमिनेंट को इसके डिटरमिनेंट पे डिवाइड करेंगे तो x1 निकल आएगा, इसके इस पे डिवाइड करेंगे तो x2 निकल आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x3 निकल आएगा। आसान सा एक ये रूल है जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाते हैं। यानी अगर हम स्टूडेंट्स को, 9th के स्टूडेंट भी, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं जहाँ पर आप ये मैट्रिसेस पढ़ाते हैं, अगर आप उनसे पूछें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, तो वो आपको क्रैमर रूल ही बताएंगे, क्योंकि ये सबसे आसान है, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। मे भी ये आपके लिए कोई नई चीज़ हो। डिटरमिनेंट की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी ज्योमेट्रिकली आपके पास डिटरमिनेंट क्या चीज़ है। So the determinant of a 2x2 matrix represent the signed area scaling factor of the linear transformation it defines। अब linear transformation जो है ये हमने नहीं पढ़ी है, हमने होमोमॉर्फिज्म लाजमी पढ़ा है ग्रुप थ्योरी में। तो वो ग्रुप थ्योरी वाला जो होमोमॉर्फिज्म है सेम तरह का ही एक स्ट्रक्चर है, यानी आपके पास जो एक ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो हम डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल R3 से R3 पर, यानी मैं R3 के एक एलिमेंट को R3 के ही एलिमेंट पर लेके जा रहा हूँ, या सपोज करें R2 के एलिमेंट से लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक 2x3 का मैट्रिक्स होगा। ये हम चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। मेरे पास एक मैट्रिक्स होगा किसका, 2x3 का, उसको जब मैं R3 के किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास R2 का एक एलिमेंट आ जाएगा। कैसे, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 2x3 का मैट्रिक्स है, 2 रोज 3 कॉलम, 1 2 -1 2 3 -1। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा x1 x2 x3 से, R3 का एक एलिमेंट है, आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर R2 का एक एलिमेंट आएगा। R2 का क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। ये एक्चुअली जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर लेके जाती है। ये अब फिलहाल आप इसको इतना ही देख लें, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को, वेक्टर स्पेसेस जब हम पढ़ लेंगे तो वही वाली चीज़ जो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी है, होमोमॉर्फिज्म, फिर आपने कर्नल पढ़ा था, इमेज पढ़ी थी, तो वो ये चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो वो कह ये रहा है कि आपके पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिसेस है वो एक्चुअली हमें बता ये रहा है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एरिया है
जो साइंड एरिया है वो बड़ा है, कम हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, हुआ क्या है उसके साथ। एग्जांपल एक देख लेते हैं, शायद आपको इससे समझ आ जाएगी। हम एक एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसने चीज़ें नीचे देखें। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए गिव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाउंड बाय द कॉलम ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है, यानी आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक, इसका एक कॉलम आपके पास क्या बन रहा है, ए सी, और दूसरा आपके पास कॉलम क्या बन रहा है, बी और डी। अब ये दो पॉइंट्स जो हैं ए सी और एक ए और डी, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बनाएगी। क्या बनाएगा, एक इस तरह का पैरेललोग्राम बनाएगा ऐसे करके। तो ये जो पैरेललोग्राम होगा, इस ये जो डिटर्मिनेंट है इस ए का, इसकी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, अब यहाँ पर वो जो बात मैंने शुरू में आपको बता रहा था, अब देखें कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसने लिखा है, इसको उसने ये दो बार्स में डाला हुआ है। अब वो जो दो बार हैं वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स का होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास एक स्केलर आ जाएगा, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। यानी सपोज करें अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट -6 आ गया, तो उसकी हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू 6 लेंगे, तो हम कहेंगे कि 6 यूनिट इस पैरेललोग्राम की क्या है, इस पैरेललोग्राम का एरिया है। वो चलें एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक यूनिट स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर, ये आ गया ओरिजिन, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। हम एक यूनिट यहाँ आ जाते हैं। आपको पता है ये एक्स एक्सेस पे बनेगा, क्या बनेगा, एक्स एक्सेस पे बनेगा 1 और 0, ये जो E1 है, ठीक। और इसी तरीके से ये जो E2 है, ये ज़रा वाई एक्सेस पे है, ये मेरे पास आएगा 0 और 1, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक यूनिट स्क्वायर है। यूनिट स्क्वायर का मतलब है कि इसकी लेंथ जो है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। वो हम यूनिट नहीं ले रहे, ठीक है। हम ये नहीं बता रहे कितना है, हम सेंटीमीटर रख लें, मीटर रख लें, किलोमीटर रख लें, जो रख लें। तो अब इसका एरिया क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज करें कि हमने इसकी लेंथ 1 मीटर रखी थी, तो इसका जो एरिया बना वो 1 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि इस E1 को मैं तब्दील कर देता हूं और इस E2 को भी मैं तब्दील कर देता हूं। ये दो वेक्टर थे ना, वो वेक्टर कहाँ थे, एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे। हमने क्या किया, इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ लगा ली और इसी के पैरेलल एक लाइन क्या कर दी, यहाँ लगा दी। अब सपोज करते हैं मेरे पास ये वाला नंबर चेंज हो गया, ये नंबर चेंज हो गया 1 और 2, ये वाला नंबर चेंज हो गया, ये मैंने रख लिया जी 3 और 5 फॉर एग्जांपल। अब जब आप इसे एक्स वाई प्लेन में करेंगे तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे लोकेशन पॉइंट की, 1 2 क्या है। ये देखें, हमने जब R2 पढ़ा था तो हमने पॉइंट्स की लोकेशन या कम्प्लेक्स नंबर जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको बाकायदा डिटेल में बताया था कि ये 1 2 क्या है। तो ये 1 2 की हम क्या करेंगे, लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। 1 अलॉन्ग एक्स एक्सेस, 2 अलॉन्ग वाई एक्सेस। सपोज करें ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। मैं पॉइंट्स को ज़रा थोड़ा सा, बल्कि पॉइंट्स को मैं यहीं पर रख लेता हूँ, मैं ये फिग इधर बना लेता हूँ, ठीक है। तो 1 अलॉन्ग एक्स एक्सेस, 2 अलॉन्ग वाई एक्सेस, तो एक पॉइंट ये आ गया। तो इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से मिला दूंगा। इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से मिला देता हूँ, तो मेरे पास एक साइड ये आ गई, ठीक। दूसरा है 3 5। अब 3 अलॉन्ग एक्स एक्सेस कहाँ है मेरे पास, यहाँ पर। 5 अलॉन्ग वाई एक्सेस कहाँ होगा, मेरे पास यहाँ कहीं पे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक देखूँगा 3 5 सपोज करें मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अब क्या होगा कि एक लाइन में यहाँ से ये लगाऊंगा और इसी तरीके से यहाँ से ये करूँगा, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। तो बल्कि हम इसको भी ओरिजिन से मिलाएंगे, ये। अब इसी के
एलांग में क्या करूँगा, ये इस तरह की जो लाइन फॉर एग्जांपल यहाँ से ये, और फिर इसको मैं इससे मिला दूंगा तो इस तरह की हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। ज़ाहिर है हाथ से मैं बना रहा हूँ तो ये ठीक नहीं बननी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब इन पॉइंट्स को चेंज कर देंगे, E1 को मैं यहाँ से यहाँ ले गया, E2 को मैं यहाँ से यहाँ ले गया, फिलहाल आप ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ इतनी ही बात याद रखें कि हम वो जो पॉइंट्स थे उनको हम उठाकर किसी दूसरी साइड पे ले गए। जैसे मेरे पास ये जो 0 1 था उसको उठा के मैं यहाँ ले गया, और मेरे पास जो 1 0 था उसको उठा के मैं यहाँ ले गया, और 0 1 को उठाकर मैं यहाँ ले गया। अब इन दोनों को मैं ओरिजिन से मिलाकर इसी के पैरेलल एक लाइनें लगा दूंगा, वो जैसे आप पैरेललोग्राम वो जो वेक्टर्स की एडिशन के लिए आप एक रूल पढ़ते थे फिज़िक्स में, तो ऐसे ही है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये एक्चुअली जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो डिटर्मिनेंट अब ये था, इसका तो एरिया क्या था 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे 1 2 3 और 5, तो इसका मतलब हुआ 5 माइनस 6, तो ये मेरे पास आ गया -1, बल्कि +6 -6, ठीक है, 3 और -2 -6 आ गया। तो ये डिटरमिनेंट -1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम ये देखेंगे कि ये जब डिटरमिनेंट आ जाता है तो हमें क्या पता चला कि इसका एरिया जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होके ये वाला बन गई फिग नई, तो ये डिटरमिनेंट हमें ये बताता है कि इसका एरिया कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कहाँ गया, क्या हुआ। ये एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप दोबारा से इस एग्जांपल को देख लें कि हमारे पास एक यूनिट स्क्वायर है, और इस यूनिट स्क्वायर पे हम क्या करेंगे, अब ट्रांसफॉर्म करते हैं हम इस एरिया को। हमने नया पॉइंट रख लिया 2 1 और 1 1, तो V1 मेरे पास आ गया 2 1 और V2 के आ गया 1 1, जो कि E1 और E2 को रिप्लेस कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पर वही जो बात मैं अभी बता रहा था आपको एक एग्जांपल देके, तो नया पॉइंट V1 यहाँ चला गया, V2 ये चला गया, इन दोनों को मैंने किससे मिलाया, वापस ओरिजिन से। अब जब इसको मैंने ओरिजिन से मिलाया है तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली कौन सी वाली, ये जो x ये जो V1 को ओरिजिन से मिला रही है, तो ये V1 को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है, V1 को जो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन है, इसी के पैरेलल में V2 के एक इतनी ही मैग्नीट्यूड और इतनी उसी डायरेक्शन में ये मैं एक लाइन लिखूंगा। इसी तरीके से ये जो V2 वाली है वो इसके उसमें रखूंगा, ये आपस में जाकर मिल जाएंगे, तो ये हमारे पास बीच में एरिया बन जाएगा। अब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें। अब इसका डिटरमिनेंट 1 है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसने उस स्क्वायर को जब ट्रांसफॉर्म किया एक नई लोकेशन पर, 2 पॉइंट्स को हमने नए पॉइंट बना लिए, उससे अब स्क्वायर तो नहीं बना पैरेललोग्राम है, लेकिन स्टिल उसका एरिया जो है वो वही है जो उस स्क्वायर का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट सेम रहे या डिटरमिनेंट 1 रहे, डिटरमिनेंट क्या रहे, 1 रहे, तो एरिया हमारे पास सेम रहता है, एरिया तब्दील नहीं होता। अब हम इन पॉइंट्स को दोबारा से तब्दील कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 0 और 0 2। अब अगेन हमारे पास क्या हुआ कि हम x वाले पॉइंट को 3 0 पर ले आए जो पहले 1 0 पे था, और 1 वाले को हम 0 2 पे ले गए। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन रही है। अब वो स्क्वायर था, जो यूनिट स्क्वायर था, उस यूनिट स्क्वायर से हमारे पास क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है, और इसका एरिया क्या है, 6। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब इसको ट्रांसफॉर्म करके इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, दोबारा से इसका डिटरमिनेंट निकाला तो वो 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें ये बता रहा है इसका डिटरमिनेंट कि एरिया जो है वो 6 टाइम बढ़ गया है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि डिटरमिनेंट 0 हो, तो अब हमने दोबारा से उसको एक नई लाइन पे ले गए, यानी 0 1 और 1 0 को हम एक दोनों पॉइंट्स को उठाकर एक नई पोजीशन पर ले गए, और वो है 1 2 और 2 4। अब उसे जब 1 2 और 2 4 पे ले गए तो अब जहाँ इसका डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पर अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये देखें कि ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ थी, और उसी के आगे दूसरी लाइन बन रही है, उसी आगे क्या बन रही है, दूसरी लाइन बन गई है। तो इसका मतलब है
कि ये एक सीधी लाइन आ गई तो पैरेललोग्राम कोलैप्स इनटू द लाइन, तो मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड नॉन इन्वर्टिबल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमारे पास इसका एरिया 0 हो गया, क्योंकि वो एक लाइन बन गई है, हमारे पास तो प्लेन बनी ही नहीं है, हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं बनी, जबकि पहले में हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ रही थी, दूसरे में हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रही थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि साइन अगर तब्दील हो जाए तो क्या होगा। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 है तो उसकी ओरिएंटेशन वही रहेगी, यानी ओरिएंटेशन प्रिजर्व का मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो वही रहेगी। लेकिन अगर डिटरमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगी जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाले जो पॉइंट्स है 1 0 0 -1, इसको ज़रा अगर ड्रा करके आप देख लेंगे, इसको मैं एक्स वाई एक्सिस में ड्रा करके देख लेता हूँ। 1 0 कौन सा था, 1 0 सपोज करें ये वाला पॉइंट था, और 0 -1 फिर अब यहाँ आ गया। अब जब हम ये लगाएंगे तो देखें कि हमारे पास यहाँ पर अब ये जो स्क्वायर है वो नीचे बन रहा है। पहला स्क्वायर कौन सा था, पहला स्क्वायर हमारे पास यहाँ ऊपर था ओरिजिनल, ठीक है। तो जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, हमने देखा कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो -1 आ रहा है, तो अब एरिया तो वही रहा लेकिन वो उसके अपोजिट साइड पे चला गया, उसकी जो ओरिएंटेशन थी वो रिवर्स होगी, वो क्या होगी, रिवर्स होगी। तो ये थी हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दी डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट एक्चुअली आपको ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि जब आप एक यूनिट स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, 1 0 और 0 1 को किसी नई पोजीशन पर ले जाएंगे, उस नई पोजीशन पर ले जाने के बाद आप उसका मैट्रिक्स बनाकर आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें। जब उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि हमारे पास उस जो यूनिट स्क्वायर था उसका एरिया बड़ा है, कम हुआ है, वो सिंगल लाइन बन गई है, उसकी ओरिएंटेशन सेम है या अपोजिट साइड पे चली गई है, ठीक है। और जब आप 3x3 का मैट्रिक्स ले लेंगे तो डेफिनेटली फिर अब आप 3 डायमेंशन में चले जाएंगे, और 3 डायमेंशन में आपके पास अब यूनिट स्क्वायर की जगह यूनिट कोन बनेगी और उस कोन का फिर वॉल्यूम की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने सिंपल आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया है, क्योंकि वो समझना आसान है, प्लेन में एक फिग बन जाती है, ठीक है। तो वो इसना बल्कि इसने नीचे लिखा भी है कि R3 में हम इसको क्या करते हैं, वॉल्यूम स्केलिंग यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो डायमेंशन उसकी क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। उसके बाद जी हमारे पास है एप्लीकेशन। डिटरमिनेंट की एप्लीकेशंस क्या हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ेंगे तो हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है, कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो क्या बनेगा, तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरीके से अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर 0 ना हो तो हम उसका कहते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स आएगा कैसे। इसी तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जैसे अभी हमने क्रैमर रूल पढ़ा है तो उसके ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इन्वर्स मेथड भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मेरे पास अगर ये AX = B दिया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल्स का कॉलम है और ये साइड वाले जो राइट साइड पे कॉलम होता है वो है, तो हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो A इन्वर्स B होगी। डेफिनेटली फिर A इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट की ज़रूरत है, उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरीके से हमारे पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम डिटरमिनेंट यूज़ करते हैं। क्या होता है 1/2 x1 y1, यानी एक रेक्टेंगल है उसके 3 ज़ाहिर कोने होंगे, 3 वर्सेस होंगे, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एंड पे हमने आखिरी वाले कॉलम को 1 1 रख के उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास MCQs हैं। अगर A का डिटरमिनेंट 3 और B का डिटरमिनेंट 5 है तो AB का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, मैंने कहा था कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 × 5 15। इफ़ 2 rows ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर इक्वल हैं तो डेफिनेटली उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। इक्वल हों या एक दूसरे का मल्टीपल हों, दोनों सूरतों में वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। इफ़ A इज सिंगुलर देन
अगर ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करने की बात, बल्कि यहाँ पर है अगर ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ज़ाहिर है उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होगा। डिटरमिनेंट ज़ीरो होगा तो उसका मतलब है ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू है? हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू है कि उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज़, क्या बनेगा? ये एक चीज़ मेरे ख्याल में रह गई है, हम इसको भी इधर डिस्कस कर लेते हैं। अब जब बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 1 0 0 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? हम अगर इसे एक्सपेंड करते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो से, तो मेरे पास क्या आएगा? 1, और कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या आएगा? तो 1 0 0 1। तो दोबारा इसका डिटरमिनेंट लेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास 1 ही आएगा। तो आइडेंटिटी का जो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 ही होता है, वो जितने ऑर्डर की मर्जी हो, 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, एक बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। मसलन मेरे पास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सब कुछ 0 है। डायगोनल में मेरे पास आ गया -1 2 1 एंड 3 सपोज करें, बाकी ज़्यादा सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने का आसान सा तरीका ये है कि हम इसकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसकी कोई डायगोनल एंट्रीज एक भी 0 हो जाएगी तो ये इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जो हैं, अपर और लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिसेस हैं, उनमें भी यही काम होगा। उनमें काम क्या होगा कि उनकी भी डायगोनल एंट्रीज को ही मल्टीप्लाई करने से हम क्या करेंगे? उनका डिटरमिनेंट निकल आता है। ठीक है, तो उसके बाद बाकी ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग एमसीक्यूज आप उसको देख लेंगे, कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और है कि इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 देन डिटरमिनेंट ऑफ 3 ये क्या बनेगा? ये कुछ रिजल्ट्स हैं ये वाला कि जो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ के एन होता है, जो डिटरमिनेंट ऑफ के ए होगा एन क्रॉस एन मैट्रिक्स अगर मेरे पास है तो वो बराबर होगा के की पावर एन और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब चूंकि ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो -2 की पावर हम 3 लेंगे, तो -2 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए, बल्कि यहाँ पर के 3 है। ठीक है, के क्या है? 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a जो है वो मेरे पास आएगा 3 की पावर 3। क्यों? ये मेरे पास n है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 3 की पावर 3 कितना बना? 27 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये मेरे पास आया -54। सही है, तो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट आपस में बराबर होता है। इसी तरीके से बाकी आप चीज़ें देख लेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेसेस को। इन 3 लेक्चर्स को जो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के लेक्चर्स थे, लेक्चर आपके पास लीनियर अलजेब्रा का 1 2 और 3, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, इसको आपने देख लेना है। इसके अलावा भी आप चीज़ों को देखें। अगर इसमें से कोई टॉपिक मिस हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में इस तरह की कोई चीज़ है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो बुक्स यूज़ करता हूँ उसमें से मैक्सिमम जितने कंटेंट हों वो कवर कर लूँ। बाज़ का चीज़ें रह जाती हैं
तो अगर आपके माइंड में इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप उसको मुझे लाजमी बताइए ताकि उसको भी मैं साथ इंक्लूड कर लूँ। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा वेक्टर स्पेस पर होगा।